नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को राधे राधे, राम राम। भाई साहब, लो फाइनली एसएससी ने अपना स्कोर कार्ड आउट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं एसएससी के बारे में बात करूं तो अभी आज यहां पर एक नोटिस जारी हुई है जहां पर इन्होंने बताया है दैट सब्जेक्ट इज जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन जो 2025 में हुआ था उसकी फाइनल आंसर की अपलोड कर दी जा रही है अलोंग विद क्वेश्चन पेपर कम रिस्पॉन्स शीट ऑफ पेपर 2 अलोंग विद द फाइनल मार्क्स रिगार्डिंग। अब यहां पे इन्होंने बोला है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो 3 अगस्त 2026 को हो गया था। द कमीशन हैज अपलोडेड अ फाइनल आंसर की अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर कम रिस्पॉन्स शीट इन रिस्पेक्ट विद द पेपर 2 ऑफ द जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025 और ये आपको मिल जाएगा 21 अगस्त 2026 से वेबसाइट पे। मतलब अगर कहने का है कि 21 अगस्त यानी कि आज से आप लोगों को आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं किया, आंसर की मेरे पास है नहीं, तो आज से डाउनलोडिंग शुरू हो गई है, डाउनलोड कर लो, राइट। फिर इन्होंने बोला है कि भैया 21 तारीख से लेकर के 4 सितंबर तक ही आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। 4/9/2026 शाम को 6 बजे तक ही आप लोग यहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल कर सकते हो, जहां पर आप अपने स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लोगे। तो आप लोग इसको जरूर डाउनलोड कर लेना मेरे लाल। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है फर्दर मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन पेपर 2 हैज आल्सो बीन मेड अवेलेबल ऑन द कमीशंस वेबसाइट। अब वेबसाइट कौन सी है? http.ssc.gov.in फ्रॉम 21/8/2026 से 4/9/2026 तक, राइट। मतलब कि 4 सितंबर 2026 तक आप लोगों को चीजें देखने के लिए मिलेंगी, which can be accessed by the candidates by logging in through the registered ID and password on the website। अब इन्होंने यहां पर एक बात और लिखी है that candidate may note that the saved question paper will be strictly for personal use and self analysis only and undertaking to this effect has been included in the final answer keys which will be visible to the candidates when they log in to the same। अब ये जो पॉइंट इन्होंने लिखा है गाइस, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना बनता है। इन्होंने बोला है कि भैया ये जो हम आंसर की दे रहे हैं ये तुम अपने पास तक ही रखना, ये शेयर करने के लिए नहीं दे रहे हैं। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहां पर दो चीजें थोड़ा सा मतलब अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि गलत भी है सही भी है, जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए तो नहीं, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनके दिमाग में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जिनके बारे में आप लोगों से डिस्कशन करना थोड़ा जरूरी है, राइट। यहां पर बहुत सारे लोग इस चीज को नाम दे रहे हैं स्कैम का। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यहां पर फेयर एग्जामिनेशन नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन था ये नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है कि 40-40 50-50 नंबर बढ़ाए जाएं। मैं भी बोलूंगा बिल्कुल सही नहीं है, राइट। लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि अगर आप लोग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों डिपार्टमेंट में हो और अगर आपने तीनों डिपार्टमेंट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर देखा हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एसएससी के इतिहास में सबसे पहली बार मेरे दोस्त इतने ज्यादा न्यूमेरिकल और इस लेवल का पेपर दिया था जो कि बीटेक वाले बच्चों के लिए भी सॉल्व करना मुश्किल है। और ये पेपर कैटेगोरिकली आप लोगों के डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होता है, ये वाली बात आपको पता है, राइट। अब मैकेनिकल का पेपर काफी टफ आ गया था एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल का पेपर। इलेक्ट्रिकल का पेपर इजी नहीं था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिकल का पेपर टफ था। अब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का डिस्कशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहां पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों एलिजिबल होते हैं, राइट। अब अगर देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बोल रहा है कि भाई आपका पेपर तो बहुत सिंपल आया था, और अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूछा जाए तो बोल रहे हैं कि भाई सिंपल नहीं था लेकिन हाँ आप लोगों का काफी टफ था, ठीक है। अब इस केस में एडिक्विटी जो आई है आपकी नई एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, इन्होंने क्या करा? इन्होंने नॉर्मलाइजेशन करा और नॉर्मलाइजेशन में जिनका पेपर टफ था कंपैरेटिवली उनको मार्क्स दिए और जिनका पेपर इजी था उनको कम मार्क्स दिए, राइट। मतलब जितने नंबर आ रहे थे उससे भी मार्क्स घटा लिए। अब गाइस अगर यहां पर देखा जाए तो मुझे ऐसा थोड़ा सा कम फील हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा? इन जनरल भी अगर देखा जाए तो 80-85 क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। और जो नॉर्मल बच्चा था मैकेनिकल का जिसने न्यूमेरिकल को भी डील करा है उसने कितने करे होंगे? मैं कहता हूं 60-65 ऑन एन एवरेज करे होंगे। सामने वाले ने 80-85 करे, आपने 60-65 करे, मतलब 20 नंबर का फर्क आ रहा है, राइट। अब 20 नंबर के फर्क में इन्होंने क्या करा कि 40-50 नंबर 50-60 नंबर तक बढ़ा दिए मैकेनिकल के और 50-60 नंबर तक घटा दिए किसके? इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे के। अब तो आप एक बात समझो, जो बात मैं बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब भी कभी हम नॉर्मलाइज करते हैं तो नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है? अगर ये यहां है तो इसको थोड़ा नीचे किया जाता है और इसको थोड़ा ऊपर किया जाता है, राइट। यहां पे पता है क्या हुआ है? यहां पे इसको इतना ऊपर कर दिया और इसको इतना नीचे कर दिया। दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन जो बच्चों को फील हो रहा है।
अब यहां पर अगर एडिक्विटी चाहती तो सबसे पहली चीज ये सारा नॉर्मलाइजेशन का केस आता ही नहीं अगर आप लोग फेयर तरीके से पेपर बनाते। आप एक पेपर में भर भर के न्यूमेरिकल डाल रहे हो, एक पेपर में भर भर के थ्योरी डाल रहे हो, दोनों डिपार्टमेंट को सेम तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हो। ये तो वही वाली बात हो गई कि पानी में जो मछली है उसको भी जमीन में लेकर के खड़ा कर दिया गया और बोला गया कि जमीन के जो जानवर है उनके साथ भागो, राइट। क्या मछली भाग पाएगी? नहीं भाग पाएगी। अब यहां पे कह रहे हैं कि हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, जो जमीन है ना उस जमीन में हम तेल डाल देते हैं ताकि जमीन स्लिपरी हो जाए, तो आप ऐसे फड़फड़ा फड़फड़ा के भाग लेना, और जो जानवर हैं वो भाग भी नहीं पाएंगे। ये नॉर्मलाइजेशन का इनका केस हुआ। दिस इज एब्सोल्युटली अब्सर्ड और सही ही नहीं था, राइट। सबसे पहली चीज ये है कि भाई मछली पानी में है तो उसको पानी में ही रहने दो, और जो जानवर जमीन के हैं उनको जमीन में ही रहने दो। मतलब मैकेनिकल को अलग तरीके से डील करना चाहिए था, इलेक्ट्रिकल को अलग तरीके से डील करना चाहिए था। लेवल डिप्लोमा का तीनों डिपार्टमेंट के लिए, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, तीनों के लिए करना चाहिए था। अब यहां पे मैकेनिकल वालों की क्या गलती है कि उनके साथ इतने सारे न्यूमेरिकल दे दिए गए। इलेक्ट्रिकल वालों की क्या गलती है कि उनको पेपर को नॉर्मल जिस तरीके से पेपर आना चाहिए वैसा ही पेपर है, लेकिन उनके पेपर को सिंपल बोल दिया गया। नहीं था सिंपल इलेक्ट्रिकल का, यस, कंपेयर टू मैकेनिकल सिंपल था। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फैकल्टी हूं, मुझे मैकेनिकल इंजीनियर्स का जितना दुख है, जितना ज्यादा मुझे होगा उतना ज्यादा शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फैकल्टी को नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं ये वाली बात बोलना चाहूंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर था वो बिल्कुल लेवल पे आया था। मैकेनिकल का टफ था। अब मैकेनिकल का टफ होने की वजह से इलेक्ट्रिकल का ईजी है, ये बोलना गलत है। ये मैं एब्सोल्युटली बोलूंगा कि मैकेनिकल का पेपर टफ था, लेकिन इलेक्ट्रिकल का जेई लेवल का ही पेपर था, उसको बिल्कुल नीचे नहीं कर दिया गया था। और अगर वो इतना नीचे नहीं हुआ था तो उनके मार्क्स इतने नहीं घटाने चाहिए थे। लेकिन रही बात मैकेनिकल इंजीनियर वाले स्टूडेंट्स की, अगर आप उनके मार्क्स बढ़ा रहे थे तो किसी एक को नॉर्मलाइज करना चाहिए था, राइट। आपको अगर मैं इन जनरल बोलूं तो 20 क्वेश्चन का मैं ले लूं ऑन एन एवरेज। अगर मैं 20 क्वेश्चन का ऑन एन एवरेज लेता हूं, उसके बाद भी जो नॉर्मलाइजेशन है वो 60 नंबर का होता, तो 30 नंबर इसके बढ़ते, 30 नंबर इसके घटते, नॉर्मल हो जाता। आपने क्या करा, आपने 50 नंबर इसके बढ़ाया और 50 नंबर घटा दिए, तो क्या 50 नंबर 60 नंबर मतलब 30 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा था। और अगर 30 क्वेश्चन का डिफरेंस आप दो एग्जामिनेशन के मतलब दो डिपार्टमेंट के पेपर पे कर रहे हो कि 30 क्वेश्चन बिल्कुल अलग ही लेवल के डाल दे रहे हो, तो भैया आप लोग क्या खा करके पेपर बना रहे थे? क्या ऐसा करा था आपने कि एक में बिल्कुल न्यूमेरिकली भर दिया? क्या गलती से आपने मैकेनिकल जेई जो एसएससी जेई मैकेनिकल था उसकी जगह गेट मैकेनिकल लिख दिया था? क्या करा था ऐसा? और अगर इस तरीके से करके आप नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हो तो वो गलत है। अब उसके बाद इसको छुपाया कैसे जा रहा है ये बोल के कह रहे हैं, कैंडिडेट्स में नोट दैट द सेव्ड क्वेश्चन पेपर विल बी स्ट्रिक्टली फॉर द पर्सनल यूज एंड सेल्फ एनालिसिस ओनली। देखो क्या लिखा है, स्ट्रिक्टली फॉर पर्सनल यूज, मतलब आप शेयर मत करना, क्योंकि शेयर करोगे तो लोग आवाज उठाएंगे, राइट। अब इलेक्ट्रिकल का पेपर नॉर्मल जेई लेवल का था, मैकेनिकल का टफ होने की वजह से इलेक्ट्रिकल के पेपर को बिल्कुल नीचे कर दिया गया, ये गलत है। मैकेनिकल में मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैकेनिकल का पेपर टफ था तो ये सही है, ये भी गलत है और बिल्कुल गलत है। आपको जेई लेवल मेंटेन करना चाहिए था, वो भी वैसा जेई लेवल जहां पे एक डिप्लोमा होल्डर पेपर दे रहा है, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहा, यूपीएससी ईएससी की तैयारी नहीं कर रहा। हाँ माना उसमें बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, लेकिन लेवल तो आपको जेई का ही मेंटेन करना पड़ेगा ना, जो डिप्लोमा होल्डर्स के बच्चे हैं। यही तो हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, इसी तरीके तो हम आगे चल रहे हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है आप अब अगर ये बोलो कि भाई 12वीं में बच्चा आईआईटी जेई की तैयारी करता है, आईआईटी एडवांस की मेंस की तैयारी करता है, तो 12वीं का बोर्ड का पेपर मैं मेंस लेवल का बनाऊंगा, क्या जस्टिफाइड है? नहीं है। 12वीं का पेपर 12वीं के लेवल का ही बनेगा, चाहे वो एडवांस वाला बच्चा दे या फिर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, सरकारी स्कूल वाला बच्चा दे, 12वीं के पेपर का लेवल वही होना चाहिए। अब उसको देने वाले बच्चे एडवांस लेवल के हैं, वो उनकी खास बात है भाई। आपने ही अलाउ करा है कि बीटेक वाले बच्चे भी एसएससी जेई का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बीटेक वालों के हिसाब से आप पेपर को नहीं कर सकते, जहां पर बीटेक वाले खुद बोल रहे हैं कि सर जी हमारे लेवल से भी ऊपर का पेपर था। और इलेक्ट्रिकल का मुझे एक बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसने बोला मेरा पेपर सिंपल था, नहीं। मेरा पेपर सर, इलेक्ट्रिकल के जितने बच्चे हैं सबने बोला मेरा पेपर जेई लेवल का था। मैकेनिकल का ज्यादा टफ होने की वजह से अब हमें भी ये वाली चीज का फील हो रहा है कि यार हमारा पेपर इतना सिंपल बना दिया, ये तो हम लोगों को जो सेम डिपार्टमेंट में जाना हमारे लिए तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो गया है। अब इसमें हम चाह के भी वो नहीं कर सकते कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर मेरे 225 नंबर या 230 नंबर भी आ रहे हैं तो वो 230 नंबर भी मेरे कम हो गए ना सर। अब बिल्कुल सही बात है, 230 नंबर इलेक्ट्रिकल वाला बंदा अपनी मेहनत से ला रहा था, वो कम हो गया, और जो मैकेनिकल वाला बंदा था जो एक्चुअली में उसने मेहनत करी थी, जो वो 230 ला सकता था, वो बेचारा 180 170 पे रह गया।
और फिर उसके बाद बोलो नहीं नहीं हम तुम्हारे मार्क्स बढ़ा देंगे। खैरात किसी को नहीं चाहिए, ना मैकेनिकल वालों को ना इलेक्ट्रिकल वालों को। अपने दम पे एग्जाम निकालना जानते हैं वो बच्चे। लेकिन यहां पे क्या किया जा रहा है, हमसे तो गलती हो गई, अब हम इसे लीपा पोती कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर मे बी नोटेड दैट सेव्ड क्वेश्चन पेपर विल बी स्ट्रिक्टली वर्ड क्या है भाई, है क्या है स्ट्रिक्टली वर्ड? मतलब तुम अपने पास ही रख, क्या केस कर दोगे आप? स्ट्रिक्टली फॉर द पर्सनल यूज एंड सेल्फ एनालिसिस ओनली, सिर्फ अपने यूज और अपने एनालिसिस के लिए है। एन अंडरटेकिंग टू दिस इफेक्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द फाइनल आंसर की। अब क्या कह रहे हैं, विच विल बी विजिबल टू द कैंडिडेट्स व्हेन दे लॉग इन टू द सेम। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, द कैंडिडेट्स में टेक अ प्रिंट आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फाइनल आंसर कीज along with the question paper cum response sheet as well as scorecard, as the same will not be available after the above prescribed time limit। मतलब 4/9/2026 के बाद नहीं मिलेगा, राइट। Further, the individual request from the candidates for aforesaid purposes will not be entertained in the future under any circumstances। मतलब आप लोगों ने बोला है कि अगर आप लोगों ने 4/9/2026 शाम के 6 बजे के पहले आपने अपनी फाइल डाउनलोड नहीं करी, उसके बाद आप अपने कितना भी पर्सनल मेल करते रहो, हम नहीं सुनेंगे। काहे नहीं सुनेंगे? वैसे अच्छी बात है, नहीं सुनना चाहिए क्योंकि आपने हमें टाइम लिमिट दी है। लेकिन अगर आप लोगों ने टाइम लिमिट दी है, उसके बाद आप यहाँ पे एक तो स्ट्रिक्टली वर्ड का यूज कर रहे हो, फिर यहाँ पे बोल रहे हो हम नहीं सुनेंगे भैया, कोई भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। बच्चे ने पैसे दिए, फॉर्म भरा है, एग्जाम निकाला है, CBT2 के मार्क्स देखना उसका राइट है। अगर मान लो आज की डेट में कोई एक ऐसा बच्चा है जो बच्चा नहीं जान पाया, या फिर जो बच्चा Tier 2 Tier 3 में रह रहा है, Tier 3 सिटीज में जहां पे इंटरनेट भी नहीं, जहां पे वो नहीं पहचान पाया, क्या करे बेचारा? बोलोगे हमने दिया तो है 15 दिन का टाइम, 15 दिन बहुत तो होते हैं, मान लो कोई बच्चा बीमार है तो आप जो लिख रहे हो कि कुछ भी हम इंटरटेन नहीं करेंगे अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तुम्हारा पैर टूट गया बेटा, तुम हॉस्पिटल में हो, लेकिन अगर तुमने डाउनलोड नहीं करा तो बाद में नहीं सुनेंगे, है ना? तो भैया इस तरीके से जो आपने अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस वाली बात करी है, ये भी मुझे थोड़ा बेटर नहीं लगी। आप इसको इस तरीके से कर सकते थे कि आप कुछ फीस लगा देते इसमें। जैसे आप चैलेंजिंग क्वेश्चन में फीस लगाते हो कि भाई 50 रुपए 100 रुपए लगेगा, हम तुम्हारे आंसर की दे देंगे, दैट इज ऑल्सो गुड। कोई बच्चा है जिसको जब भी जितना रिजल्ट चाहिए उस समय उसको रिजल्ट मिलना चाहिए, उसको स्कोर कार्ड मिलना चाहिए। मैंने 2025 का एग्जाम दिया, मुझे 2025 का स्कोर कार्ड चाहिए। मैंने 2024 का एग्जाम दिया, मुझे 2024 का स्कोर कार्ड चाहिए। लो 100 रुपए दो, आप क्वेश्चन में तो लगा देते हो, तो इसमें भी होना चाहिए। तो ऐसी चीजों को हम लोग, मतलब अगर एक तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि इसको सीरियस लेकर के पहले कर लेना। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा कैंडिडेट है तो इस सेशन को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सको उतना करना, सो दैट जितने भी हमारे बच्चे हैं उन सब तक ये बात पहुंच जाए कि भैया स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेना है, बाद में ये लोग नहीं देंगे, सीधा लिख रहे हैं अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, राइट। तो इस चीज को दिमाग में रखना। और दूसरी चीज रही ये कि आप लोगों की स्कोर कार्ड का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसमें गाइस सिर्फ एक चीज आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती है जितने भी लोग हैं उन सभी से कि भैया SSC JEE का रिजल्ट आ चुका है, बच्चों का DV होने लग गया है, जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो सेलेक्ट हो गए हैं, कृपया करके उनके ऊपर कोई बात ना आए, है ना। ये अच्छा नहीं लगेगा कि वो बच्चा जिसने इतनी मेहनत करके, भाई जिसने जो भी बच्चा सेलेक्ट हुआ है हर किसी ने मेहनत करी है, अगर वो सेलेक्ट हो गया है तो उसके ऊपर बात ना आए, है ना, कि पता चला यहाँ पे यूट्यूब में स्कैम हो गया, ये हो गया वो हो गया, आपने डालना शुरू कर दिया और बेचारे उनकी नौकरी पे खतरा आने लग जाए, उनकी नौकरी पे स्टे आने लग जाए, ये अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन रही बात ये कि ये जो जिस तरीके से पेपर का हुआ है एडिक्विटी का, आप एडिक्विटी को जरूर बोल सकते हो कि भैया अगली बार से इस तरीके की हरकतें ना हो। और SSC को ये बोला जा सकता है कि अगर एडिक्विटी इस तरीके से करने वाला है तो भैया पिछले बार जो TCS का काम हुआ था उससे हम सेटिस्फाइड हैं, आप TCS को ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट फेयर लेवल पे तो पेपर होगा, तो आप फेयर लेवल के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन आप ये बात इस तरीके से नहीं रखिएगा, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है सारे स्टूडेंट्स और सारे फैकल्टीज से कि स्कैम और ये सारी चीजें ना बोल करके, ताकि अगर जो सेलेक्ट हुआ बच्चा है ना, जिसके लिए आपने हमने हम सब ने मिल करके मेहनत करी थी, उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे आप लोग देख रहे हो, बेटा देखो ये बात गलत है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल का पेपर सिंपल नहीं था, JEE लेवल का था। मैकेनिकल का पेपर JEE लेवल का नहीं था, वो टफ था। इनकी जो नॉर्मलाइजेशन और ये सारी चीजें हुई है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि मैकेनिकल के पेपर में इतने न्यूमेरिकल तुमने क्यों डाले, नहीं डालने चाहिए थे। अब जब ये सारी चीजें करने के बाद अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला, जस्ट बिकॉज स्कोर कार्ड नहीं था। अब जब स्कोर कार्ड आ रहा है उसके बाद हम कुछ भी बोलेंगे ना, तो जिन बच्चे को सिलेक्शन हुआ है उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनकी जगह आप होते तो आप भी ये नहीं चाहते। हाँ, आप जेन्युइनिटी चाहते, आप जेन्युइन चीजें चाहते,
लेकिन आप ये नहीं चाहते कि किसी को अगर नौकरी मिली है तो वो हट जाए वहां से, है ना, क्योंकि उनकी जगह कल की डेट में आप होगे। और जब आप इतनी तैयारी करके जा रहे हो तो अभी वापस इन्होंने स्कोर कार्ड भी दे दिया, सब दे दिया, अब एसएससी का 2025 से नाता लेना देना सब कुछ खत्म। अब आएगा तुरंत, देखना बहुत जल्दी आपका एसएससी जेईई 2026 आएगा, और जब 2026 आएगा तब आग लगाएंगे वापस से, ठीक है। चिंता मत करो, सब साथ है, जितने फैकल्टीज है सब साथ है, स्टूडेंट सब साथ में है, मेहनत बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है, तो सिलेक्शन होगा, आज नहीं तो कल तुम्हारा सिलेक्शन होगा। बस ये समझना वो दिन तुम्हारा नहीं था, अब तुम्हारा दौर आएगा। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको मेरी कोई भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरा मानना यही है कि एडिक्विटी को पेपर वैसे नहीं सेट करने चाहिए जिस हिसाब से इन्हें नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत पड़े, इधर इट इज सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, कोई भी। नॉर्मलाइजेशन जैसे टर्म जब हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि पेपर ही अच्छे से सेट नहीं हो पाता। पेपर अच्छे से सेट होगा, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और पड़ी भी तो 2 4 5 नंबर की पड़ेगी, जो कि जस्टिफाइड है। इसमें बच्चे को परेशानी नहीं होती, 50 50 नंबर की नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत होगी, क्योंकि एक एक नंबर के लिए स्टूडेंट फाइट करता है। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। मेरी बात में अगर थोड़ा सा भी दम लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में लिखना एग्रीड। मिलता है फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।